जब भी पेरेंट्स को बच्चे का स्कूल में नामांकन का ख्याल मन में आता है तो सबसे पहले जेहन में जो नाम उभरता है वो है दिल्ली का मॉडर्न स्कूल। लाला रघुबीर सिंह ने 1920 में दिल्ली के दरियागंज इलाके में इस स्कूल की नींव रखी। तब से लेकर मॉडर्न स्कूल हिंदुस्तान में अनवरत शिक्षा की अलग जगह रहा है। मॉडर्न स्कूल, दिल्ली का फेमस आइकॉनिक मॉडर्न स्कूल, एक ऐसा प्रेस्टिजियस स्कूल जहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। एक ऐसा स्कूल जिसने बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्समैन एंड आर्टिस्ट को प्रोड्यूस किया है। I think that the school I went to might be the best one. Modern school right here in the capital isn't a bad one either. एक स्कूल जो क्लेम करता है कि वो इंडिया के फ्यूचर लीडर्स को, एलीट को प्रोड्यूस कर रहा है। सो आज मैं इस स्कूल के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी इस स्कूल का अलमना रह चुका हूँ। यंग एज में मेरी फैमिली माइग्रेट कर गई यूरोप। सो मेरे पास एक थोड़ा कंपैरिजन है ऑफ मॉडर्न स्कूल कंपेयर टू एजुकेशन इन यूरोप, इन जर्मनी, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसे मैंने देखी यूरोप में जो आई फील कि मॉडर्न स्कूल को भी करनी चाहिए थे बट नहीं की। एंड इनफैक्ट अभी आई एम सीइंग कि दिल्ली एनसीआर में काफ़ी नए स्कूल्स आ रहे हैं जो नए कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं, स्पेशली आईबी स्कूल्स जिनका ट्रेंड काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग हो गया है। उनको सबसे ज़्यादा रिप्यूटेड स्कूल्स, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस स्कूल्स माना जा रहा है। सो ये स्कूल्स काफ़ी टफ कंपटीशन दे रहे हैं मॉडर्न स्कूल को। Do you think we get enough opportunity to look towards nature, spend some time with nature? Today, let's try. Let's go for a small nature walk. Let's go and let's try to connect with nature. मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना, क्योंकि इन स्कूल्स को मॉडर्न और प्रोग्रेसिव माना जाता है और मॉडर्न स्कूल जैसे स्कूल्स को शायद थोड़ा आउटडेटेड। तो क्या मॉडर्न स्कूल सच में अब मॉडर्न नहीं रहा? इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं जिस पे मॉडर्न स्कूल खुद अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं, अपनी हिस्ट्री को। ये वीडियो मैंने मॉडर्न स्कूल के यूट्यूब चैनल से ढूंढी है। Raghuveer Singh, the founder of modern school, was one such great son of the soil. In his perspective, quality education was not Western education, but it was an ideal mix of tradition and modernity. With this vision, Lalaji established modern school in October 1920. Initiative to set up modern school was taken in the colonial era. This happened to be a time when independent and innovative thinking was not an easy option to exercise and act upon. So 1920 में ये स्कूल फाउंड हुआ जो ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे था। उस टाइम के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सो इन दैट टाइम ब्रिटिश एम्पायर, उनकी क्लियर स्ट्रैटेजी थी कि हमें इंडिया को कॉलोनाइज करना है तो हमें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कैसे चेंज करना है। लॉर्ड मकॉले ने 1835 में ब्रिटिश इंडियन एजुकेशन एक्ट लॉन्च किया था जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसे एजुकेट किया जाए कि वो इंडियंस बाय ब्लड एंड कलर ही रहें बट ब्रिटिश बाय टेस्ट एंड ओपिनियंस। यानी वो दिखने में इंडियंस हों, वो तो हम चेंज नहीं कर सकते वैसे भी, बट उनके थॉट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पूरी तरह से चेंज कर दिया जाए ताकि वो ब्रिटिश बन जाए, ताकि वो हमारे साथ काम करें, हमारे साथ कोलैबोरेट करें और ब्रिटिश एम्पायर बहुत टाइम तक चलता रहे। कि 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट लॉन्च हुआ था। उसके बाद आपको पता ही है कितने और साल इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी रहा। क्या मॉडर्न स्कूल एक कॉलोनियल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था या फिर सच में एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट की वजह से फाउंड किया गया था? वी डोंट नो, लेकिन फैक्ट्स टेबल पे हैं आपके लिए देखने के लिए। 1920 में फाउंड हुआ ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे, वो भी दिल्ली में जो कैपिटल थी ब्रिटिश एम्पायर की। फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल जहाँ पे बच्चे इंग्लिश स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाते थे। सो फॉर मी इट्स क्वाइट ऑब्वियस, बाकी आप अपना ओपिनियन इसमें बना लीजिए। आज की वीडियो में मैं थोड़ा एनालाइज करना चाहता हूँ कई पॉइंट्स को वेयर आई फील कि मॉडर्न स्कूल को शायद थोड़ा डीकोलोनाइज करने की ज़रूरत है। कई चीज़ें जो मॉडर्न स्कूल को चेंज करनी चाहिए, जो शायद आउटडेट हो गई हैं, जो सिर्फ बाहर के स्कूल्स नहीं बट इंडिया के ही स्कूल्स, दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स, आईबी स्कूल्स अलग कर रहे हैं, डिफरेंटली कर रहे हैं, बेटर तरीके से कर रहे हैं। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये होगा मेरा यूनिफॉर्म का। जब से 1920 में फाउंड हुआ है तब से सेम यूनिफॉर्म है, दिस ब्लू यूनिफॉर्म। सो ये एक टिपिकल ब्रिटिश स्कूल यूनिफॉर्म है जो यूरोपियन क्लाइमेट के लिए बनाई गई है। ये ब्रिटिश यूनिफॉर्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्यों इंट्रोड्यूस की गई? ओवरऑल आई फील यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा आउटडेटेड है। ये मैप देखिए आप, ये वाली कंट्रीज़ हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है आज। आप देख सकते हैं डेवलप कंट्रीज़ हैं और ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अभी भी यूनिफॉर्म है, जो डेवलप नहीं है, इतनी डेवलप नहीं है। पैटर्न कुछ दिख रहा है हमें कि डेवलप कंट्रीज़ काफ़ी टाइम से छोड़ चुकी हैं यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को। आई एम नॉट सेइंग कि अब यूनिफॉर्म हटा दी जाए, बट कुछ तो चेंजेस डेफिनेटली ला सकते हैं। 100 ईयर्स से सेम ही यूनिफॉर्म, आई थिंक ये थोड़ा मे बी थोड़ा ओल्ड फैशन है। कुछ चेंजेस लाइए, कुछ ट्वीक्स लाइए,
थोड़े बच्चों को शायद थोड़ी और फ्रीडम दीजिए अपने चॉइस के कपड़े पहनने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो सकता है, इंडिया में नहीं, यहाँ पे तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बच्चे शो ऑफ करेंगे कपड़े, तो आई वुड से कि इन माई एक्सपीरियंस दैट्स नॉट ट्रू। वो घर जाके एकदम से एक रील बना सकता है यूनिफॉर्म उतार के स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, जिस पे वो कोई भी कपड़े पहने हों और उसको दिखा सकते हैं क्लियरली। सो आई थिंक 21st सेंचुरी में, सोशल मीडिया की एज में, ये यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि जितना आप फोर्स करोगे यूनिफॉर्म पहनने के लिए, उतना ज़्यादा वो यूनिफॉर्म के बाहर जो कपड़े हैं उनसे अपने आप को डिफ़ाइन करेंगे। हेरिटेज एक IB स्कूल है गुड़गांव में, वहाँ पे मैंने देखा उनकी वीडियोस में कि वहाँ पे बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहनते। And critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon. दूसरा पॉइंट मेरा ये होगा इंग्लिश मीडियम का। सो 1920 से मॉडर्न स्कूल एक इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम है। सो इंडिपेंडेंस के बाद इसको चेंज क्यों नहीं किया गया, आई वंडर, क्योंकि तब तो कोई फोर्स नहीं कर रहा था इंडियंस को इंग्लिश में पढ़ने के लिए। इनफैक्ट सारी मॉडर्न रिसर्च यही कहती है कि बच्चों को नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, जो घर पे बच्चे बोलते हैं लैंग्वेज, वही स्कूल में पढ़ाई जाए। सो आई थिंक इन माई केस इट वॉज द सेम, हम घर पे हिंदी बोलते थे बट स्कूल में इंग्लिश। सो ऐसे केस में क्या होता है कि बच्चों की क्रिएटिविटी थोड़ी कम हो जाती है, उनकी क्यूरियोसिटी दबती है, उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम होता है। सो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चे की साइकोलॉजी में अगर वो नेटिव लैंग्वेज में स्कूल में नहीं पढ़ाई करें। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इससे सारी यूरोपियन कंट्रीज़ नेटिव लैंग्वेज पे बहुत फोकस करती हैं, उसके बाद फॉरेन लैंग्वेज सिखाएंगे। जैसे ओवरऑल मैं ये सजेस्ट करूँगा, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिंदी मीडियम में बनाएं आप, बट आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 1 और 2 सब्जेक्ट्स को हिंदी में बना सकते हैं, मे बी लाइक सोशल स्टडीज़ या फिर हिस्ट्री। इन सब्जेक्ट्स को आप हिंदी में बना सकते हैं ताकि हिंदी लिटरेसी इम्प्रूव हो बच्चे की। या इन जर्मनी जब मैं स्कूल में था, वहाँ पे कई बच्चे थे फ्रॉम इमिग्रेंट फैमिलीज़ लाइक रशियन स्पीकिंग फैमिलीज़, टर्किश, पोलिश। उन बच्चों को स्पेशली क्लासेस ऑर्गेनाइज करता था स्कूल, जिसमें वो रशियन सीखें, पोलिश बोलनी सीखें, टर्किश सीखें, क्योंकि वो घर पे लैंग्वेजेस बोलते थे। एंड ये जर्मन स्कूल्स चाहते थे कि इनकी नेटिव लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब उनको क्या फ़ायदा, जर्मन स्कूल्स को क्या फ़ायदा कि पोलिश बच्चा अच्छे से पोलिश बोल सकता है कि नहीं। वेल, क्योंकि अगर उसको अच्छे से पोलिश बोलनी आएगी तो वो स्कूल में भी मैथ्स को अच्छे से समझेगा, वो इंग्लिश को अच्छे से समझेगा, साइंस को। नेक्स्ट पॉइंट ये है लीडरशिप का। सो थर्ड पॉइंट इज़ लीडरशिप। मॉडर्न स्कूल में बैच सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, जो काफ़ी ट्रेडिशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में है। हेड बॉय, हेड गर्ल, प्रीफेक्ट्स, हाउस कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन्स। मैं भी एक हाउस कैप्टन रह चुका हूँ। इसमें हमें थोड़ा एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये बैच सिस्टम अभी भी रेलेवेंट है या फिर ये आउटडेटेड हो चुका है। ये टीचर्स खुद सेलेक्ट करती हैं बच्चों को खुद पावर देनी चाहिए कि बच्चे खुद इलेक्ट करें उनका हेड बॉय कौन है, हेड गर्ल कौन है। हाउस को खुद पावर दो कि उनका हाउस कैप्टन कौन बने। थर्डली, जो काम थे ये ज़्यादा लीडरशिप के काम थे नहीं इन माई ओपिनियन। एज अ हाउस कैप्टन जिस टीचर को हेल्प करो, टीचर को असिस्ट करो। प्रीफेक्ट्स का जो मैंने देखा कि वो स्टेयरवेज में खड़े होते थे, मॉनिटर करते थे बच्चों को कि वो स्टेयर्स ठीक से सीढ़ियाँ नीचे जा रहे हैं ठीक से या नहीं। सो ये क्या काम है, ये कोई लीडरशिप का काम नहीं है। ये तो टीचर्स ने अपना काम बस डेलीगेट कर दिया बच्चों को कि तुम जाके करो। बस ये सिखाया जा रहा है बच्चों को कि ऑर्डर्स ऊपर से लो और आगे एक्सिक्यूट करो। इसमें लीडरशिप का ज़्यादा है नहीं ऑनेस्टली। अरे कहना क्या चाहते हो? IB स्कूल्स जो हैं, हेरिटेज जैसे स्कूल्स, उन्होंने डिफरेंट किया। उन्होंने एक स्टूडेंट काउंसिल को वहाँ पे इलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यानी अपने खुद के लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। ये वीडियो मैंने वहाँ पे मेरे को मिली उनके यूट्यूब चैनल से। Getting into the council was more than what I promised in the election. It was more to do with what we as a group or we as a community want. I remember during our campaign days, all of us go out and interact with the students, and it was such a good experience to actually know what Heritons want and to incorporate their ideas in our agenda. तो कितना अच्छा लगा मुझे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एक्सरसाइज कर रहे हैं डेमोक्रेसी। वो यंग एज से समझ रहे हैं कि कैसे जो लीडर्स बनना चाहते हैं वो देख रहे हैं कि मेरे को क्या क्या कॉन्सेप्ट बनाने हैं, मैं कैसे लीडर बनूंगा। बाकी बच्चे भी सोच रहे हैं हमें किसको वोट देना चाहिए, किसको हमें इलेक्ट करना है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये देख के। एंड इन जर्मनी भी इट वाज द सेम। हम भी क्लास में अपने क्लास स्पीकर्स इलेक्ट करते थे और स्कूल स्पीकर इलेक्ट करते थे। सो स्कूल स्पीकर कोई भी हो सकता था, जूनियर क्लास से सीनियर क्लास से।
उनके अपने पोस्टर्स होते थे जिसमें वो अपने कैंपेन प्रोमिस देते थे। मोस्टली प्रॉमिस ये होता था कि हम कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीन स्कूल में लगाएंगे जिसमें एनी टाइम कोक एंड स्प्राइट बच्चे ले सकते हैं। ये आइडिया बहुत पॉपुलर था बच्चों के साथ और बहुत बच्चे फिर वोट करते थे इन कैंडिडेट्स के लिए। स्कूल भी अलाउ करता था ये सब, लेकिन एंड में कभी स्कूल मानता नहीं था बात। स्कूल ने कभी भी कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीन लगने नहीं दी। बट स्टिल काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी इन डेमोक्रेसी कि बच्चे लीडर बन रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि और बच्चे क्या चाहते हैं और बच्चे फिर उनको वोट कर रहे हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा होना चाहिए मॉडर्न स्कूल में। अभी जो बैच सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है। आई रियली फील मोर पावर टू द चिल्ड्रन, जैसे हेरिटेज स्कूल में हो रही है। दिस इज़ द फ्यूचर और इंडिया की डेमोक्रेसी भी ऐसे इंप्रूव होगी। फिर मैं बात करना चाहूँगा स्पोर्ट्स के बारे में। अब ये भी चीज़ हो सकती है कि ये अब चेंज हो गई हो, पर इन दैट टाइम बहुत कम स्पोर्ट्स थे। मतलब मोस्टली क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, सेम स्पोर्ट्स हम खेलते थे। तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि हमेशा वही ब्रिटिश स्पोर्ट्स थे, वेस्टर्न स्पोर्ट्स थे। Of exceptional games like horse riding and cycle polo in school displays the paramount importance given to the well-being and interest of the students. सो आई फील मॉडर्न स्कूल को थोड़े नेटिव स्पोर्ट्स को भी इंकरेज करना चाहिए, लाइक कबड्डी। आई मीन इतना फेमस नहीं है जैसे फुटबॉल है और क्रिकेट वर्ल्ड वाइड, बट स्टिल एक नेटिव स्पोर्ट है। इंडियन मार्शल स्पोर्ट्स कितनी हैं, मार्शल आर्ट्स, वुडन स्टिक से यू कैन गिव देम सम कोचिंग। उसमें बच्चों को भी अच्छा लगेगा देख के कि नेटिव इंडियन मार्शल आर्ट्स भी हैं। हम सेकेंडली मैं ये कहूँगा उस टाइम पे हमें यूनिफॉर्म उतारना अलाउड नहीं था, यानी जिस यूनिफॉर्म में स्कूल आते हो उसी यूनिफॉर्म में आप स्पोर्ट्स खेलते थे, उसी यूनिफॉर्म में वापस जाते थे क्लास में, स्पोर्ट्स क्लास के बाद। सो ये बहुत ही अनकम्फर्टेबल, तो आई थिंक ये बहुत अनफेयर है बच्चों पे कि वही कॉटन की जो शर्ट है वो स्पोर्ट्स के लिए नहीं बनी है। उस शर्ट्स में बच्चों को आई थिंक थोड़ा फ्रीडम दीजिए कि वो अपने ही कपड़े ले आएँ स्कूल। अगर यूनिफॉर्म आपको नहीं हटानी ओके, बट एटलीस्ट स्पोर्ट्स पीरियड के लिए उनको फ्रीडम दीजिए। किसी को लूज़ कपड़े अच्छे हैं, किसी को टाइट, जो भी प्रेफरेंस है उन कपड़ों को लेके आएँ बच्चे, उन कपड़ों में स्पोर्ट्स करें। एंड या इन जर्मनी ऑल्सो हमारे यहाँ पे लॉकर रूम्स में शावर्स होते थे स्पोर्ट्स करने के बाद। सो आई थिंक इतना बड़ा प्रेस्टिजियस स्कूल है, महंगा भी है प्राइवेट स्कूल, तो इतना तो आप कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट प्रॉपर लॉकर रूम्स बनाएं जहाँ पे बच्चे चेंज करें और चाहे तो शावर भी ले सकें। बिकॉज इट्स गेटिंग हॉट, इंडिया में गर्मी है, इतना तो होना चाहिए। हाइजीन को प्रायोरिटी बनना चाहिए। आई थिंक ये ठीक नहीं है कि बच्चे उसी यूनिफॉर्म में स्पोर्ट्स करके वापस क्लास में जाएँ। इट्स जस्ट नॉट हाइजीनिक। मैं कहूँगा कि उस टाइम पे बॉयज़ एंड गर्ल्स की भी सेपरेशन होती थी, सेग्रीगेशन। आई डोंट नो अभी कैसे हैं, बट बॉयज़ अलग खेलते थे, गर्ल्स अलग खेलती थी। सो मैंने यूरोप में अलग एक्सपीरियंस किया। आई सॉ कि यूरोप में कैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स 6-7 ग्रेड तक इकट्ठे खेलते हैं, यानी फर्स्ट 6-7 ईयर्स ऑफ स्कूल आप इकट्ठे खेलते हो। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो को एजुकेशन जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो को एजुकेशन है वो काफ़ी हेल्दी है उनके लिए, उनकी ऑपोजिट जेंडर को समझने में, उनके साथ हेल्दी रिलेशंस बिल्डअप करने के लिए। सेकेंडली गर्ल्स का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी इंप्रूव होता है अगर वो बॉयज़ के साथ खेलती हैं, बॉयज़ के साथ कम्पीट करती हैं यंग एज से। सो डेफिनेटली ये हमें करना चाहिए। बाकी ओवरऑल स्कूल कल्चर में कहूँगा थोड़ा मिलिट्राइज स्कूल कल्चर लगा मुझे कि हर एक को शॉर्ट हेयर रखने हैं एंड मार्चिंग प्रैक्टिस होनी है सोल्जर्स की तरह। सो इट वाज अ बिट थोड़ा रिजिड था। आई फील थोड़ी थोड़ा रिलैक्स माहौल होना चाहिए। हमेशा पनिशमेंट से डरना नहीं चाहिए बच्चों को, हमेशा ये नहीं लगना चाहिए कि ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, डांट पड़ेगी। पढ़ने निकले वाले छात्रों को पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। सो इट हैज़ टू बी अ हेल्दी मिक्स ऑफ डिसिप्लिन एंड क्रिएटिविटी, जो आई फील कि मॉडर्न स्कूल में अभी भी प्री इंडिपेंडेंस एरा के जो कई कॉन्सेप्ट्स हैं, मिलिट्राइज कॉन्सेप्ट्स। सेक्सुअल एजुकेशन की बात करूँगा, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है इंडिया में, पर इस पर मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें आई एम क्लियरली एक्सप्लेनिंग कि ये इंडियन कल्चर के ख़िलाफ़ नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में इस टॉपिक के बारे में काफ़ी डिबेट हो जाती थी, इसके बारे में डिस्कशन होती थी, इसको मैच्योरली हैंडल किया जाता था, सेंसिटिव टॉपिक को। ब्रिटिशर्स ने आके हटाया बिकॉज उनके ब्रिटिश यूरोपियन कल्चर के हिसाब से ये सब चीज़ें अननेचुरल थी इनके बारे में बात करना। सो वी हैव टू गो बैक टू द रूट्स नाउ। हमें अपने ही कल्चर को जो एक्चुअली ओरिजिनली ओपनली बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में, हमें फिर से ओपनली बात करनी है, बच्चों को सिखाना है इसके बारे में। यूरोप में तो काफ़ी टाइम से सेक्सुअल एजुकेशन स्टार्ट हो गई है, हमने अभी भी वापस चेंज नहीं किया अपना सिस्टम। मेरी वीडियो देखिए अबाउट सेक्सुअल एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए। एंड आई वुड जस्ट से अगर मॉडर्न स्कूल यहाँ पे इनिशिएटिव लेता है और कुछ नया लाता है तो और स्कूल्स भी फॉलो करेंगे और धीरे धीरे सेक्सुअल एजुकेशन की अवेयरनेस बढ़ेगी इंडिया में। एंड ओवरऑल आई वुड से कि जैसे इंडिया में अर्बन और रूरल डिवाइड काफ़ी है, यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशन कंट्री की रूरल एरियाज़ में रहती हैं, विलेजेस में, लेकिन जो अर्बन एजुकेशन है, अर्बन एलीट, उनका बिल्कुल अलग ही लाइफस्टाइल है उनसे। तो इस डिवाइड को थोड़ा
कम कैसे किया जाए, इसके बारे में आई फील कि मॉडर्न स्कूल ज़्यादा कर सकता है। आई फेल्ट कि हमें ज़्यादा एक्सपोजर नहीं दिया गया टू रूरल इंडिया, जो गरीब है इंडिया। सो आई थिंक इसके बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दिल्ली एनसीआर के आसपास भी बहुत सारी विलेजेस हैं, वहाँ पे बच्चों को ले जाइए, उनको प्रोजेक्ट्स दीजिए, एक साइंस प्रोजेक्ट, जैसे कि यहाँ पे एक सोलर पैनल आप लगाएं, या फिर एक सोशल प्रोजेक्ट की गर्ल्स को हाइजीन पैड्स यूज़ करना सिखाएं, या फिर अवेयरनेस स्प्रेड करें अबाउट टोबैको या फिर अल्कोहल अब्यूज़। ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं बच्चे कर सकते हैं। सो आई थिंक उनको एक्सपोजर मिलेगा अपनी कंट्री के बारे में, ग्राउंड रियलिटी के बारे में, कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो कैसे जी रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं, क्या उनके चैलेंजेस हैं। सो आई थिंक ये सब करना चाहिए डेफिनेटली। क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बात करनी चाहिए, जो एक बहुत ही मेजर इशू बन रहा है इंडिया के लिए। लोग अक्सर रिलीजियस डिवाइड के बारे में चिंता करते हैं, बट आई थिंक क्लाइमेट चेंज इज़ इवन बिगर थ्रेट फॉर इंडिया, साइंटिफिकली देखा जाए अगर, क्योंकि ये कोई भी रिलीजन को नहीं छोड़ेगा, ये सबको इम्पैक्ट करेगा, सारे रिलीजियस ग्रुप्स को, एवरीवन। सो अभी हम देख रहे हैं ऑलरेडी हीट वेव्स बढ़ रही हैं इंडिया में। हमें सोचना चाहिए कि कैसे एज अ कंट्री हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं एंड और अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी, और हम पुश कर सकते हैं कि वो इस पे और एक्शन लिए जाए। There are growing population pressures and housing pressures in Gurgaon, but the Aravalli forests are the green lungs of our city and the neighboring city of Faridabad. We couldn't just let that be open to construction and mining activities. To address this problem, we met with the Forest Minister of a state and we told him the possible consequences of the amendment bill. We planned a climate strike and invited politicians, residents of Gurgaon, and students and forest experts. Biggest strikes that we had ever participated in. On a project to help save the Aravallis, today we've gathered here to express our frustration and our anger at the failure of government's change. It even featured on the news. This morning, I'll begin with Kriti Bhatia. Tell me, how did this Save Aravalli project begin? सो दिस वाज माय वीडियो। आई थिंक कि अगर मॉडर्न स्कूल थोड़ा रिफॉर्म करता है तो इसको बहुत अटेंशन मिलेगी मीडिया में। काफ़ी और स्कूल्स भी जो हैं वो इसको काफ़ी ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फॉलो भी करेंगे, क्योंकि मॉडर्न स्कूल जैसे स्कूल्स को ही बाकी स्कूल्स फॉलो करते आए हैं। इंडिपेंडेंस के बाद मॉडर्न स्कूल जैसे स्कूल्स को पायनियर स्कूल्स माना गया है। सो अगर मॉडर्न कुछ चेंज करता है तो डेफिनेटली काफ़ी इम्पैक्ट होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल लैंडस्केप में, दिल्ली में, पूरे इंडिया में। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि IB स्कूल्स जिस ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट ऑब्वियसली IB स्कूल्स क्लेम कि उनका नया तरीका है टीच करने का, बट उनमें भी कई चीज़ें मुझे लगी जो शायद परफेक्ट नहीं है। जैसे एक तो उनमें टैग है ये एलिटिज़म का टैग, कि वो सिर्फ बहुत ही एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं, बहुत एक्सक्लूसिव स्कूल्स हैं अपर क्लास के बच्चों के लिए, जो एक बबल में रहते हैं, जिनको शायद ग्राउंड रियलिटी इतनी नहीं दिख रही कंट्री की, और इन बच्चों को ग्रूम किया जा रहा है कि वो कंट्री को छोड़ के बाहर जाएँ, बिकॉज IB स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैकलॉरिएट, यानी बाहर के एजुकेशन सिस्टम के लिए ही ग्रूम किया जा रहा है। सेकेंड थिंग इज़ ऑब्वियसली इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, जो आई थॉट कि IB स्कूल शायद समझेंगे कि हमें नेटिव लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देना है, बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बेटर है वो। बट अनफॉर्चुनेटली मैं तो अलग ही ट्रेंड देख रहा हूँ कि यहाँ पे शायद कोई डिलिबरेट अटेम्प्ट है, पुश है स्कूल्स की साइड से कि हम बच्चे सिर्फ स्कूल्स में ही इंग्लिश ना बोले बट घर पे भी इंग्लिश बोलें। यानी शायद कोई डिलिबरेट यहाँ पे पर्पस है कि बच्चों की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ही इंग्लिश बन जाए लाइफ में। तो आई डोंट नो ये ज़बरदस्ती क्यों चेंज कर रहे हो आप बच्चों की नेटिव लैंग्वेज, ये क्या फ़ायदा है इसका, कौन सा एविडेंस है कि इससे कुछ होने वाला है, किसको कॉपी कर रहे हो, मतलब इट्स कंफ्यूजिंग, आई डोंट नो व्हाई। इसका एजुकेशन एक्सपर्ट्स वुड सीरियसली से ये डेफिनेटली ठीक नहीं है कि अगर बच्चे सबके साथ इंग्लिश में बात करते हैं लेकिन सिर्फ मेड के साथ हिंदी में बात करेंगे या फिर टैक्सी ड्राइवर के साथ हिंदी में बात करेंगे क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, तो ये क्लास डिवाइड आ जाएगा कि रिच एजुकेटेड के साथ इंग्लिश, जो गरीब है उनके साथ हिंदी। सो ये क्लास डिवाइड हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कास्ट सिस्टम का इतना डिवाइड है कंट्री में, उसको ख़त्म करना है। वो ख़त्म नहीं हुआ है, हम ऑलरेडी न्यू डिवाइड हमने स्टार्ट कर लिया है। सो आई रियली डोंट नो व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। आई थिंक दिस इज़ जस्ट स्टंट, PR स्टंट मे बी, क्योंकि लोग इम्प्रेस हो देख के कि ओह कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, और फिर ये स्कूल और अच्छी फ़ीस चार्ज कर सकते हैं पेरेंट्स से। द वीडियो, अगर आप मॉडर्न स्कूल के अलमनाई हैं प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, मुझे बताइए आपको क्या लगा इन पॉइंट्स के बारे में। अगर आपके पास न्यू पॉइंट्स हैं, आपको लगता है कि और पॉइंट्स जो मैं कवर कर सकता था उनके बारे में बताइए। ओवरऑल आई वुड से कि सबसे पावरफुल इस टाइम पे स्टूडेंट्स हैं मॉडर्न स्कूल के, जो खुद ही अपने टीचर्स को लिख सकते हैं, अपने प्रिंसिपल को लिख सकते हैं, उनको लेटर्स लिखिए, उनको बोलिए कि थोड़ा रिव्यू करें, स्कूल जो है वो रिफॉर्म के बारे में थोड़ा सोचें, स्कूल थोड़ा सोचे। सिर्फ नाम से ही हम मॉडर्न कह के ही हमेशा मॉडर्न रहेंगे तो ऐसे काम नहीं करेगा, हमें एक्चुअली मॉडर्न रहना है, हमेशा अप टू डेट रहना है, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं एजुकेशन को उनको समझना है, उनको भी फॉलो करना है।
ओवरऑल आई थिंक बेस्ट ये होगा मॉडर्न स्कूल एक पैनल को क्रिएट करता है जो इन सारे पॉइंट्स को रिव्यू करें और थोड़ा देखे कि कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे शायद डीकोलोनाइजेशन हो सकती है मॉडर्न स्कूल की, जहाँ पे शायद रिफॉर्म हो सकता है। एक पैनल जिसमें एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एजुकेशन एक्सपर्ट्स, अलमनाई, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एक ऐसा पैनल क्रिएट की जाए। दिस इज़ क्वाइट कॉमन इन यूरोप। यहाँ पे जब भी स्कूल में चेंजेस आते हैं तो वहाँ पे पैनल क्रिएट किए जाते हैं जिसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। जिस सिटी में मैंने ग्रो अप किया हूँ वहाँ पे एक स्कूल जो है वहाँ पे काफ़ी डिबेट चल रही है कि वो स्कूल शायद ओल्ड फैशन तो नहीं हो गया, क्योंकि वो स्कूल जो है वो ओल्ड यूरोपियन लैंग्वेजेस में फोकस करता है, लाइक ओल्ड ग्रीक या लैटिन। तो अब वहाँ के पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल ये ओल्ड फैशन लैंग्वेजेस पे कम ध्यान दें, मॉडर्न लैंग्वेजेस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो एक पैनल क्रिएट किया है, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलमनाई हैं, स्कूल के खुद टीचर्स भी हैं। सो दिस इज़ हैपनिंग इन यूरोप। अभी एक जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं ये होना चाहिए विद ऑल द पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड। सो आई वुड रिक्वेस्ट मॉडर्न स्कूल एक पायनियर रह चुका है इंडियन एजुकेशन का, उसको आगे भी रहना चाहिए, एंड फॉर दैट आई थिंक सम थिंग्स नीड टू चेंज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।